स्वागत है आपका वापस इस चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसके पहले का व्हाट इज डेमोक्रेसी में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसमें से ये है हमारा आज का आखिरी पॉइंट। इसके बाद हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी हो जाएगा खत्म एंड हम क्या स्टार्ट करेंगे, व्हाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है ही क्यों। ठीक है, तो पहले जो हमने पॉइंट्स पढ़े, आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे तभी आप यहाँ पर आए हो। उसमें हमने बहुत कुछ देखा था। वहां पे हमने चाइना का भी देखा था ना एग्जांपल, कि कैसे वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, सब कुछ करती है, तो वहां पे हमने सब कुछ देखा। अब हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में भी क्या हुआ था, व्हाइट माइनॉरिटी रूल करता था, वहां से उनको इंडिपेंडेंस मिली। जैसे यहाँ पे अंग्रेज साहब जो थे उन्होंने शासक किया अपना भारत में, उसके बाद वो 1947 में हमें आजादी मिली अंग्रेजों से। उसके बाद क्या हुआ था जिम्बाब्वे में, वहां पे 1980 में उनको इंडिपेंडेंस मिला था, 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी रूल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ के लोगों ने एक बनाई पार्टी, उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ। तो ये सब मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है उसको भी तो हमें पढ़ना है। साथ साथ जो मेरे पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस के साथ में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. उसके बाद से यहाँ के लोग ZANU-PF मतलब पार्टी फॉर्म कर लिए थे। ये पार्टी फॉर्म, जैसे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक पार्टी बनी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। ठीक है, जो मतलब हुआ था कि इंडिपेंडेंस में हमें मदद कर रही थी कि कैसे हम इंडिपेंडेंस लिया जाए अंग्रेजों से। वैसे ही जिम्बाब्वे में भी एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था जानू पीएफ। देखो कितना प्यारा नाम है, जानू पीएफ। ऐसा लग रहा है कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हो, ओ जानू, ऐसे टाइप का ना जानू पीएफ। लेकिन ये जानू नहीं है, ये जानू है, जेड है यहाँ पे, जानू पीएफ। और इसके जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे, कोई गाली नहीं दे रहा है यहाँ पे, इनका नाम ही है क्या है, रॉबर्ट मुगाबे। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जिम्बाब्वे को कौन रूल कर रहा था, रॉबर्ट मुगाबे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन रूल करने आया, नेहरू जी, कांग्रेस के लीडर थे वो। वैसे इस पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। इन्होंने भी क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद जिम्बाब्वे को किया रूल। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। वहां पे इलेक्शंस होते थे, लेकिन हर साल जीत कौन रहा था, जानू। कौन जीत रहा था, जानू। याद रखना कौन जीत रहा था, ये सब तरीके हैं याद कराने के, ताकि आप एग्जाम में भूलो मत। ठीक है, प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जैसे यहाँ कांग्रेस पार्टी में गांधी जी, जो कांग्रेस के तो इलेक्टेड मेंबर थे भी नहीं, वो तो ऐसी पार्टी बनाई गई थी, उसमें नेहरू जी फेमस थे, काफी पॉपुलर आदमी रहे। वैसे ही जानू पीएफ का जो पॉपुलर आदमी था वो था रॉबर्ट, और इस ये अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू इलेक्शंस जीता करता था। अब कैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस, ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ये क्या किया करता था, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई बार इसने चेंजेस ही कर दिए, मतलब अपने हिसाब से इसने सारे चेंजेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इसमें कोई सवाल ही ना खड़ा कर सके। मतलब इसके अगेंस्ट में जैसे जैसे कोई भी इसको रूल लग रहा था, इसने सारे कॉन्स्टिट्यूशन इसने चेंज कर दिए, अमेंडमेंट्स ला दी उसमें। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एट देयर मीटिंग टू स्टॉप इट। ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई ओपोजिशन नहीं था, वहां पे ओपोजिशन था। एक और जगह पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि कहीं और भी ओपोजिशन था। अगर आपने वो पढ़ा है तो कमेंट में बताना कि वो कौन सी जगह थी जहां पे ओपोजिशन था, लेकिन उसको भी हैरेस किया जाता था। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि तभी आपको आगे का समझ में आएगा ना। ऐसे बीच में थोड़े टम्मू उठा के टपकाओगे कि नहीं भैया हम बीच से पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आ भी गए हो ना, वापस जाके पहले 2 लेक्चर देखो, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो ओपोजिशन पार्टी थी जिनको हैरेस किया जाता था। उनके साथ क्या होती थी, उनकी मीटिंग्स, जैसे वो मीटिंग्स कहीं पे भी रखते थे, मीटिंग्स में भी उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता था कि भाई उनकी मीटिंग नहीं होने देते थे ये लोग। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इन्होंने ये लाया कानून की कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हो, तो उसको उन्होंने इलीगल कर दिया कि भाई कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया में देखो, क्या इंडिया में ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो क्या प्रोटेस्ट नहीं होते, होते हैं। अभी इतने सारे रेप केसेस आ गए, कोलकाता में हुआ, गुजरात में हुआ, क्या लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, वहां के सीएम के खिलाफ किया। जो कोलकाता की सीएम है ममता बनर्जी,
उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर, और वो क्या कह रही है, लड़कियों को रात में निकलना नहीं चाहिए था, 12:30 बजे वो क्यों निकली, ये उनका बयान। खैर छोड़ो। तो मतलब इसी तरह से इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, भले कोई जवाब नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता था, यहाँ पे इसको इलीगल मान दिया जाता था। फिर there was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. टीवी, रेडियो, सब पे इनका काबू, सबको खरीद लिया इन्होंने। भाई कोई भी मेरे अगेंस्ट अगर कोई भी एक न्यूज छापा तो उसकी हड्डी पसली कर दूंगा, ऐसी धमकी दे रखी थी इन्होंने। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, कोई माइका लाल नहीं था जो इसके खिलाफ कुछ भी बोल दे, सबको इसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। अब क्या है, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स का मतलब है कि जो किसी गवर्नमेंट के अंडर ना आता हो, वो अपनी मर्जी का मालिक हो। इंडिया में भी मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि भैया आप लोग हो तो भारत के बच्चे ना, तो आप अपने देश से ज्यादा रिलेट कर पाओगे, तो चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे। आपने क्या पता, कई बच्चों ने पहली बार जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा, तो क्या जाने जिम्बाब्वे क्या है, ठीक है, क्या जाने मोरक्को क्या है, क्या जाने सऊदी अरबिया क्या, पाकिस्तान को कौन नहीं जानता भाई। तो यहाँ पाकिस्तान को सब जानते हैं, इंडिया को सब जानते हैं, यूएसए को सब जानते हैं, सऊदी अरब को सब जानते हैं, जिम्बाब्वे बहुत कम लोग जानते हैं, है कि नहीं। जिम्बाब्वे हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप अपने भारत महान से एग्जाम्पल लेते हुए समझते हुए चलिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स वाले थे, मान लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बड़े होकर चाहता है कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, वो किसी जैसे मान लो किसी रियॉन्ड कंपनी के, रियॉन्ड मतलब किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, कई सारे न्यूज़ चैनल्स है ना, उनके अंदर काम कर रहा हो, वो चाहता होगा नहीं यहाँ पे काम करना सही नहीं है, ये सही से बाइस्ड कंपनी है, मतलब ये सही गलत सही से नहीं बताती, मैं अपना खुद का चलाऊंगा, यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, उस पर मैं सारी सच्चाई दिखाया करूंगा, अपना एक चैनल चलाऊंगा। तो वैसे वहां पे अगर कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वाला हुआ करता था, तो उसको मतलब उसको भी उसके साथ भी वही हाशिया होता था जो टीवी वाले के साथ होता था, जो प्रोटेस्ट करते थे उसको भी इलीगल मान लिया गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, ठीक है। इसके खिलाफ जितने भी केसेस गए कोर्ट में, ये कभी गया ही नहीं, इतना महान, सारे कोर्ट जजेस को इसने धमकी दे रखी थी, उन पे ये प्रेशर लगाता था। यहाँ पे 4 पिलर सिस्टम होती है, एक गवर्नमेंट का है, एक न्यूज चैनल्स का है, एक कोर्ट जुडिशरी सिस्टम का, 4th किसका है कमेंट में बताना। तो जो यहाँ के जुडिशरी सिस्टम है ना, वहाँ वो चाहे तो यहाँ इस देश के प्रेसिडेंट पीएम को भी कोर्ट में लाके खड़े करने की उसके पास ताकत है, लेकिन नहीं, इसने जुडिशरी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो फाइनली 2017 में क्या हुआ, इसको पार्टी से निकाल दिया गया, यानी कि ये जो रूल कर रहा था ना, इसको बोला बेटा निकलो अपने रास्ते चलो, तुरंत अपने रास्ते चलो, बहुत हो गया, बहुत झेला तुमको, अब नहीं झेलेंगे। तो फाइनली यहाँ के लोगों को 2017 में बुद्धि आई और इसको आउट ऑफ ऑफिस मतलब भेज दिया गया, बाहर जाओ तुम, निकाल दिया गया इसको एज अ लीडर कि निकलो तुम, अब हमको तुम लीडर नहीं चाहिए। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. ये हमें जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है, that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, ठीक है। रूलर्स का जो अप्रूवल है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी से ही चल रही हो, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। यानी कि जो डेमोक्रेसी के हमने अभी तक 3 डेफिनेशंस पढ़ी, जरूरी नहीं कि वो सारी पॉपुलर गवर्नमेंट्स वो डेफिनेशंस वो चीजें फॉलो करती हो, वो उसके अगेंस्ट भी रहती हैं, मतलब कि वो उन चीजों को फॉलो नहीं करती, लेकिन शो ऑफ ऐसा करती हैं कि हम तो एक अच्छे खासे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट इलेक्शंस। अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए? इलेक्शंस पे। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लिव बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस पे तो तुम ध्यान दे रहे हो, इलेक्शन के पहले क्या हो रहा है और इलेक्शंस होने के बाद क्या हो रहा है, इस पे कौन ध्यान देगा? तुम्हारे चाचा? नहीं भाई, तुम्हें को ध्यान देना पड़ेगा। जो कमेटी बनाई जाती है वो सिर्फ इलेक्शंस पे ध्यान देती है, लेकिन क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इलेक्शंस के पहले कौन से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं और इलेक्शंस के बाद कौन से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, इस पे भी फोकस किया जाए, तभी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाओगे। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before elections. यहाँ पे एक प्रॉपर रूम होना चाहिए जिसमें एक प्रॉपर नेचुरल पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी कि उसमें ओपोजिशंस भी हो और जो रूलिंग पार्टी है वो भी हो। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. हमें ये चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो बेसिक राइट को फॉलो करे, भाई उसके अगेंस्ट ना जाए। They should be free to think, to have opinions,
to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. सिटीजन्स के पास में ऐसा राइट होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, अपनी एक मीटिंग कर सकें, अपनी एक पार्टी रख सकें, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जा सकें, उनके लिए बोल सकें, मतलब एक बेसिक सिविल राइट एक सिटीजन के पास में होना चाहिए। इंडिया में है, हाँ है, इंडिया में है ऐसा। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर होने चाहिए। फिल्मी डायलॉग लग रहा है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone। और ये सारे लॉज जो है किसके कंट्रोल में आना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंडर में सब होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई, वो किसी गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए और वो ऐसे रूल्स को फॉलो करवाए, सबसे फॉलो करवाए, चाहे वो किसी बड़े बाप का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब बाप का बेटा हो, समझे? अब इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won election। अब जो इलेक्शन जीता, ठीक है, मान लो वोट दिया गया फेयर तरीके से, इलेक्शंस में एक रूलिंग पार्टी जीत गई, तो अब उसका ये नहीं मन करना चाहिए कि भाई अब मैं रूलिंग पार्टी हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसको अपने लिमिट में रहना चाहिए, अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर वो खुद रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या चाहेगा कि एक सिटीजन रूल फॉलो करे? अगर वो चाहता है कि सिटीजन रूल फॉलो करे तो वो खुद पहले रूल फॉलो करना सीख ले। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक लिमिट में रहना चाहिए। उसका मन मौजी नहीं चलना चाहिए कि नहीं अब मैं मेरी मर्जी में जो करूं, मैं अपने मर्जी का मालिक नहीं बनना चाहिए वो। इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। हर एक चीज को एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन से पास होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, फिर पार्लियामेंट में से डिस्कस होता है, लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास कि भाई आपको स्टाम्प लगाना है कि नहीं लगाना है, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होगी। पार्लियामेंट में क्या होता है, ओपोजिशंस भी होते हैं, रूलिंग पार्टी भी होती है, उस बिल पे डिस्कशंस होती हैं, जो जिस पे ज्यादा वोट देता है वो चीज पास ऑन होती रहती है। इस तरह से चलता है। Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law। हर एक ऑफिस बियरर, यहाँ पे जो सिर्फ बोलते हैं ना कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, भाई तुम एक ऑफिशियल एक ऑफिस बियरर हो, क्योंकि तुम एक गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, तो तुम्हारी भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन सब से हमें आखिरी और फोर्थ यानी कि फोर्थ और आखिरी डेफिनेशन मिलता है डेमोक्रेसी का। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अपने लिमिट में काम करना चाहिए, और लिमिट कौन सेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो हमारे संविधान में नियम बताए गए हैं उसके नियम के अंडर में रह के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एंड सिटीजंस के राइट के लिए काम करना चाहिए, समझे? तो हमने अभी तक पढ़ लिया रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब पढ़ते हैं समरी, क्योंकि इसी के बाद हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी हो जाएगा खत्म। तो समरी मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ से देखो, हमने इस डेफिनेशन से अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो, फर्स्ट लेक्चर याद हो तो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट करके बनाए जाते हैं। अब पीपल कौन होते हैं, रूलर्स कौन होते हैं, और इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सभी चीजें हमने पढ़ी थी। ये 3 क्वेश्चंस निकल के आए थे कि भाई रूलर्स कौन है, इलेक्शंस कैसी हो रही हैं, रूल कौन कर रहा है, और लोग कौन हैं जो वोट दे रहे हैं, किसके पास क्या वोट्स क्या राइट्स हैं, ये सब हमने पढ़ा था इस सिर्फ सिंपल डेफिनेशन से। और इसके बाद हमें ये पता चला कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑन मेजर डिसीजंस, कि अगर जो रूलर है जिसको बहुत सारे लोगों ने अपनी सहमति से बनाया है तो उसी के पास सारे राइट्स होने चाहिए डिसीजंस लेने के। फिर इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शंस के पास इलेक्शंस जो होते हैं वो एक फेयर होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रैक्टिसेस गलत तरीके नहीं होने चाहिए, एंड वो एक हमें क्या देते हैं, हमें एक चॉइस मिलनी चाहिए, सिटीजन को एक चॉइस मिलनी चाहिए कि अगर हम चाहें तो करंट लीडर को हटा के हम किसी और लीडर को उस पर बैठा सकते हैं। हमारे हाथ में इतना पावर होना चाहिए, और ये सब थ्रू किसके थ्रू होना चाहिए, इलेक्शंस के थ्रू होना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और इलेक्शंस में वोट देने का हक सभी लोगों को होना चाहिए और बराबर हक का होना चाहिए। भारत में क्या है, एक आदमी एक वोट माना जाता है। अगर मैं 18 प्लस हूँ, मैं हूँ 18 प्लस, अगर आप 18 प्लस हो, अभी तो नहीं हो, जब 18 प्लस हो जाओगे, जब आपके स्टेट में या आपकी कंट्री में इंडिया में कभी भी इलेक्शंस होगा, आप अगर वोट देने जाते हो, वोट देना जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पूरे कंट्री में हॉलीडे होता है।
अगर पीएम को इलेक्ट करने का दिन आता है तो उस दिन पूरे कंट्री में हॉलिडे दिया जाता है कि आप अपने काम से फ्री हो जाएं, आपको उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब कोई काम होता ही नहीं, हर जगह छुट्टी होती है एंड आपको वोट देने जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है वो काफी पहले से ही। तो आप उस दिन जाएंगे, वोट देंगे और आपका एक वोट माना जाएगा, मतलब एक आदमी एक वोट, ऐसा नहीं कि एक आदमी 5 वोट दे रहा, बिल्कुल भी नहीं, एक आदमी एक वोट माना जाएगा। फिर the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right। और इसके बाद में क्या होना है कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर में वो काम करे, अपनी मर्जी का मालिक ना बने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे गए हैं उनको फॉलो करे और सिटीजन्स के राइट्स के लिए काम करें। तो ये पूरा चैप्टर था आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में। अभी व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ना तो बाकी है, वाई डेमोक्रेसी तो पढ़ना बाकी है। तो इतना जो मैंने अभी आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकैप देखते हैं। जिम्बाब्वे जो था व्हाइट माइनॉरिटी रूल से उसको फ्रीडम मिला 1980 में। ज़ानू पीएफ एक पार्टी थी जो वहां पे इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी थी, उसके लीडर था रॉबर्ट मुगाबे जो उसके बाद बना वहां का प्रेसिडेंट। लेकिन ये अनप्रैक्टिस से बना करता था, इलेक्शंस होते थे लेकिन अनफेयर होते थे, ओपोजिशन का पार्टीज का मीटिंग नहीं होने दिया करता था, टेलीविजन टीवी चैनल्स न्यूज़पेपर सब इसने बैन लगा रखा था, प्रोटेस्ट पे बैन लगा रखा था। इसलिए इसकी वजह से इसको 2017 में ऑफिस के बाहर फेंक दिया गया। एंड इसे हमें फोर्थ वो डेफिनेशन निकल के आता है डेमोक्रेसी का कि ये जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विद इन लिमिट्स काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड सिटीजन्स के राइट के लिए काम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक समरी में हमने पढ़ा कि जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर बनते हैं। फिर हमने जाना कि पीपल कौन है, रूलर्स कौन है और इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही जाना था। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कोई भी थोड़ा बहुत नुन्नू मुन्नू छुट्टू मुन्नू से अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, बड़े बड़े डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।